हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तिका के गद्य खंड से। यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में पानी की कहानी गद्य खंड पढ़ा था। इसमें हमने क्या देखा कि ओंस की जो बूंद है यानी जो पानी है वो लेखक के हाथ में आकर के अपनी कहानी को बयां कर रही थी। यहाँ पर पानी ने अपने जहां जहां से वो आई लेखक के हाथ पर वो सारा वृतांत लेखक को बताया और अंत में वो फिर सूर्य के प्रकाश से वाष्प बन करके उड़ गई थी। तो यहाँ पर इसी के प्रश्न उत्तर हम करेंगे आज की क्लास में। तो देखिए, कुछ आपके यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनके आंसर करेंगे और उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्रोध और घृणा से किसका शरीर कांप उठा था। क्रोध और घृणा से किसका शरीर कांप उठा था। तो ये उस समय की बात है जब ओस की बूंद जो है लेखक को ये बता रही थी कि ये जो पेड़ है ये जितना आपको ऊपर दिख रहा है इतने ही ये नीचे भी फैला हुआ है और इस पेड़ की जड़ों में कुछ रोए हैं जो क्या करते हैं, हमें सोख लेते हैं, हमें बलपूर्वक अपनी तरफ जो है सोख लेते हैं। और ये कहते कहते जो ओंस की बूंद है, ओंस की बूंद जो है क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा कि कई मेरे भाई बंधुओं को जो है इन रोगों ने क्या कर लिया है, नष्ट कर दिया है, उन्हें वो खा चुकी थी। तो यहाँ पर ओंस की जो बूंद है वो लेखक किसके पास रही थी। तो किसका शरीर कांप उठा था, लेखक का, ओंस की बूंद का, मछली का या नदी का। यहाँ पर ओंस की बूंद मैंने बताया आपको कि जब वो लेखक को ये बता रही थी कि जो ये पेड़ है, ये पेड़ जो है जितना ऊपर फैला हुआ है धरती के अंदर भी ये पेड़ इतना ही फैला हुआ है, इतना ही बड़ा है, इतना ही विशाल है। और इसकी जो जड़ें हैं, जड़ों में जो है कुछ रोएदार रोए हैं। उन रोओं को देख करके वो जो है उनके बारे में जब बात कर रही थी कि इन रोओं ने हमें क्या करते हैं, ये बलपूर्वक सोख लेते हैं, अपनी तरफ अवशोषित वो कर लेते हैं। और इससे जो है उस ओंस की बूंद का जो शरीर था वो क्रोध से और घृणा से क्या हो गया था, कांप उठा था। दूसरा प्रश्न है, नदी तट पर ऊंची मीनार से किस रंग की हवा निकल रही थी। तो नदी तट पर ऊंची मीनार से किस रंग की हवा निकल रही थी। ओस की बूंद जैसे ही धरती के ज्वालामुखी के द्वारा वो क्या हो गई, धरती के अंदर से गर्भगृह से उसको ऊपर फेंका गया तो वो क्या हो गई थी, वहां जाकर वाष्प बन गई थी। आगे जाकर वो क्या देखती है कि नदी के तट के किनारे जो है एक मंजिल बनी हुई है, एक मकान है, एक भवन बना हुआ है और वहां से जो है काली काली जो है क्या निकल रही थी, हवा निकल रही थी। ठीक है, तो यही यहाँ पर पूछा गया है कि नदी तट पर ऊंची मीनार से किस रंग की हवा निकल रही थी। तो किस रंग की हवा निकल रही थी, काली काली। ठीक है, तो भूरे रंग की नहीं थी, ना तो बैंगनी थी और ना ही नीली थी, वो थी काली काली। और कैसे, जब वो कहाँ से, धरती के अंदर से, धरती के पृथ्वी के गर्भगृह से ऊपर ज्वालामुखी के द्वारा वो ओंस की बूंद वाष्प बन करके ऊपर वायुमंडल में उड़ी तो वहां से वो क्या देखती है कि नदी के तट पर जो है एक मीनार बनी हुई थी, उससे जो है काला काला जो है हवा वहां से निकल रही थी। एक्चुअली में वो क्या था, एक फैक्ट्री थी, तो यहाँ पर वो काली काली हवा वहां से निकल रही थी। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमारी पृथ्वी आरंभ में किस रूप में थी। तो देखिए, जंगल से भरी थी, नदियों से भरी थी, आग का एक बड़ा गोला था या चट्टानों से भरी हुई थी। तो जो पानी की बूंद है, ओंस की बूंद है, वो लेखक से क्या कह रही थी कि जब लाखों साल पहले क्या हुआ, जो सूर्य है, सूर्य के सामने से एक आग का गोला आया, एक प्रचंड प्रकाश आया और वो प्रचंड प्रकाश पुंज जो है उसके आकर्षण शक्ति से सूर्य का एक भाग टुकड़ों में विभाजित हो गया। उन्हीं में से हमारी पृथ्वी भी एक है और आरंभ में वो जो हमारी पृथ्वी है वो क्या था, आग का गोला था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गए, लाखों सालों तक जो है वो आग का गोला रहा और फिर वो धीरे धीरे ठंडा हुआ। तो पहले वो क्या था, आग का एक बड़ा सा गोला था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन
थर्ड यहाँ पर सही है। आगे प्रश्न क्या लिखा है, ओस की बूंद ने समुद्र में क्या नहीं देखा। तो यहाँ पर ओस की बूंद ने समुद्र में क्या नहीं देखा, घोंघा देखा था, ये हमने देखा। इसके बाद पेंगुइन, कई कई मन भारी कछुए भी उसने देखे और जालीदार मछलियां भी देखी, तो वहां पर उसने पेंगुइन नहीं देखी। ठीक है ना, तो ये है इसका उत्तर। ठीक है, तो ये सब हम आपको चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, इसको आप जल्दी जल्दी साथ साथ इसको नोट डाउन भी करते रहेंगे। तो ओस की बूंद ने समुद्र में क्या नहीं देखा था, तो उसने जो है घोंघा भी वहां पर देखा, कई मन भारी कछुए भी देखे, उसके बाद जालीदार मछलियां भी देखी और कई पहाड़ियां और कई प्रकार की घाटियां भी उस समुद्र के अंदर थी, और साथ ही साथ वहां पर कई प्रकार के गुफा भी थे जहां पर अनेक जो है जानवर वहां पर क्या थे, सोए हुए थे, जो कि आलसी भी थे। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 5। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली, नीम के पेड़ से मिली, बेर की झाड़ी से मिली, पीपल के पत्ते पर मिली या केले के पत्ते पर मिली। तो लेखक को ओस की जो बूंद है वो बेर की झाड़ी पर मिली। शुरुआत में ही लेखक ने ये बात कहा कि जैसे ही मैं आगे बढ़ा, बेर की झाड़ी से जो है एक ओस की बूंद जो है उनकी कलाई पर गिरी और कलाई से सरकते सरकते वो उनकी हथेली पर आ गई और वहां से वो आवाज कर रही थी, क्या, सुनो सुनो। तो लेखक को उस ओस की बूंद ने क्या कहा, सुनो सुनो। तो इस पर लेखक ने उसे क्या कहा, कहो कहो। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी थी। तो मैं इसका उत्तर आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या कहा उसने। तो ऑप्शन देखिए क्या है, क्योंकि नदियां बहुत बेरहम होती हैं, वे जल कणों को भीतर खींच लेती हैं। क्योंकि कुएं बहुत बेरहम होते हैं, वे जल कणों को भीतर खींच लेते हैं। क्योंकि पेड़ बहुत बेरहम होते हैं, वे जल कणों को पृथ्वी के भीतर खींच लेते हैं। क्योंकि खेत बहुत बेरहम, तो देखिए यहाँ पर खेत से मतलब नहीं है, उस पेड़ के बारे में बात किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या कहा है, क्योंकि पेड़ बहुत बेरहम होते हैं कि वे जल कणों को पृथ्वी के भीतर खींच लेते हैं। पेड़ जो है क्या करते हैं, पेड़ के रोग की जब मैं बात कर रही हूँ तो पेड़ के नीचे जो जड़ें होती हैं उन जड़ों के बारे में, जड़ों में भी कुछ रोईदार जो है जड़ों में होता है, उन्हीं से वो क्या करते हैं, उस पानी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या कहा गया है कि क्योंकि पेड़ बहुत बेरहम होते हैं, वे जल कणों को पृथ्वी के भीतर खींच लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ओस की बूंद क्या कर रही थी, क्रोध और घृणा से वो कांप उठी थी। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा था। ऑप्शन में देखिए, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी क्या होता है, पानी बनता है। क्योंकि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन मिलती है। क्योंकि पहले पानी आया और बाद में ऑक्सीजन। क्योंकि पहले पानी आया और बाद में हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्यों कहा उसे अपना पुरखा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, पानी बनता है। ठीक है, आपने विज्ञान में भी पढ़ा है। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, पानी बनता है। अब आठवां प्रश्न क्या है, ओस की जो बूंद है लेखक को आप बीती यानी कि जो उसके साथ हुआ उसको सुनाते हुए वो किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पहला है नदी की प्रतीक्षा कर रही थी, बेर के पेड़ की प्रतीक्षा कर रही थी, सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी या लेखक की प्रतीक्षा कर रही थी। तो यहाँ पर जैसे ही वो ओस की बूंद
लेखक की हथेली पर आई तो उसने क्या कहा, सुनो सुनो, और इस पर उसने लेखक को वो पूरी बात बताई कि क्यों वो वहां पर आ गई है, कैसे वो जान बचाने के लिए लेखक की हथेली पर आई है। और उसने क्या कहा कि जब तक सूर्य नहीं निकलता है तब तक मेरी तुम क्या करो, मेरे मुझे अपने संरक्षण में रखो। इसके बाद जैसे ही सूर्य निकल आएगा हमें जो है उड़ने की शक्ति मिलेगी। इसका तात्पर्य यहाँ पर लेखक का ये था कि जैसे ही सूर्य निकलता है पृथ्वी, सूर्य जो है पृथ्वी पानी को क्या कर देता है, वाष्पीकृत कर देता है, तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे ही सूर्य निकला धीरे धीरे वो पानी कम होता रहा, वो जो ऊंच की बूंद थी वो कम हो गया और वो उड़ गया। तो यहाँ पर वो सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी, इसकी प्रतीक्षा, सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी। चलिए इसको भी जल्दी से नोट डाउन कीजिए। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन हैं, ये जो है दूसरे पैराग्राफ से अलग अलग लिए गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 से लिखे हुए हैं। तो प्रचंड प्रकाश किस प्रकार का था, जो प्रचंड प्रकाश था वो किस प्रकार था। तो बहुत धुंधला था, नीले रंग का था, उगते सूर्य जैसा था, या प्रचंड जो प्रकाश था वो आंखें चौधियाने वाला था। ठीक है ना। तो जो प्रचंड प्रकाश की बात की ऊंच की बूंद ने क्या कहा कि शुरुआती दौर में क्या वो ऑक्सीजन, उनके जो पूर्वज थे वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में क्या थे, रहा करते थे और स्वतंत्र रूप में वातावरण में रहा करते थे। लेकिन बाद में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो रासायनिक क्रिया हुई उन दोनों से मेरा जन्म हुआ। और यहाँ पर वो सूर्य के बारे में भी बताता है कि सूर्य क्या है, एक आग का गोला था, और उस आग के गोले के सामने से जो है एक प्रचंड प्रकाश पुंज जो है आया, और उसकी आकर्षण शक्ति से सूर्य के जो है कुछ टुकड़े हो गए, उन टुकड़ों में से हमारा क्या है, एक क्या था, हमारी पृथ्वी भी है। तो उस प्रचंड प्रकाश से जो है आंखें चौधियाने वाली थी, यानी कि वो इतना चमकदार वो प्रचंड प्रकाश का पुंज था कि आंखें जो है, आंखें चौधियाने के मतलब देखिए, जब आगे से एकदम से बहुत ज्यादा लाइट आ जाती है तो हमारी आंखें तुरंत से बंद होने लग जाती है। सुबह सुबह जब आप उठते हैं, सूर्य का प्रकाश यदि सीधे आपकी आंखों में पड़े तो आपकी आंखें जो हैं बंद होने लग जाती हैं। तो इसी को कहा गया है यहाँ पर आंखें चौधियाने वाला। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सूर्य के पास आने पर पिंड कैसे लग रहा था। तो जैसे जैसे वो सूर्य का जो प्रकाश था, वो वो जो पिंड था वो पहले छोटा दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो प्रकाश पिंड जो है सूर्य के नजदीक आया वो बहुत बड़ा लग रहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या दिया है कि सूर्य के पास आने पर पिंड कैसा लग रहा था, बहुत छोटा। सूर्य के पास आने पर पिंड का आकार बढ़ता हुआ होता जा रहा था। तो ये ऑप्शन सही है, सूर्य के पास आने से पिंड का आकार बहुत छोटा, ये गलत है, बर्फ के गोले के जैसा नहीं। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जैसे जैसे वो प्रकाश पिंड जो है सूर्य के नजदीक आया वैसे वैसे उसकी जो आकार है वो क्या होता रहा, वो बड़ा होता रहा। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो सूर्य के प्रकाश सामने आ करके जो है प्रकाश पिंड का या उस पिंड का आकार बहुत बड़ा होता जा रहा था। नेक्स्ट है यहाँ पर, हमारी पृथ्वी कौन सा टुकड़ा है और किसका टुकड़ा है। चांद का टुकड़ा, यहाँ पृथ्वी आधा लिखा हुआ है, इसको आप पूरा लिख लेंगे। सूर्य का टूटा हुआ भाग कई टुकड़ों में टूट गया, उन्हीं टुकड़ों में से हमारी पृथ्वी बन गई। तो यहाँ पर किसका टुकड़ा है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी लिखिए, इसको इसको सभी पृथ्वी लिखेंगे। हमारी पृथ्वी कौन सा टुकड़ा है और किसका टुकड़ा है। तो सूर्य का टूटा हुआ भाग कई टुकड़ों में टूट गया, उन्हीं टुकड़ों में से एक हमारी पृथ्वी बन गई। ठीक है, यही हमारी पृथ्वी है। ठीक है, शनि का टुकड़ा नहीं है, ना तो मंगल का टुकड़ा है। तो हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के टुकड़े का ही, टुकड़ों में जो सूर्य जो है
जिन टुकड़ों में विभाजित हो गया था उन्हीं में से हमारी भी एक पृथ्वी भी है जो बाद में ठंडा हो गया था। ठीक है। इस प्रकाश वाली मछली की क्या विशेषता थी? तो यहाँ पर जब वो ओस की बूंद समुद्र की गहराई के अंदर गई तो वहां पर उन्होंने उस ओस की बूंद ने एक विचित्र वहां पर मछली देखी। तो किस प्रकार की विशेषता थी उसकी में? इस मछली के शरीर में एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे जो है मार्ग दिखलाती थी। यह बहुत तेज तैराकी थी या फिर अन्य मछलियों का शिकार करती थी, समुद्र में उजाला करने में सहायक थी। तो कैसी थी, क्या विशेषता थी उसकी? तो ये जो मछली थी इसके शरीर में जो है एक प्रकार की चमक निकलती थी, जिससे जो है कई छोटी मछलियां जो हैं उसके इर्द गिर्द घूमती थी उस चमक को देख करके, और मौका मिलते ही जैसे ही मौका मिलता था उसे भूख लगती थी, वो उन छोटी छोटी मछलियों को खा जाती थी और इसी से जो है उसको प्रकाश भी मिल रहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ये आपके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इसके अलावा देखिए, अब यहाँ पर आपके प्रश्न उत्तर हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? तो इससे पहले भी हमने पढ़ लिया है। लेखक प्रातःकाल बेर की झाड़ी के नीचे से गुजर रहा था कि बूंद अचानक उसकी कलाई पर गिरी और सरक कर हथेली पर चली आई। तो कहाँ से मिली? उसको बेर की झाड़ी से। ठीक है ना। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? इससे पहले भी हम इसको बहुविकल्पी प्रश्नों में पढ़ रहे थे। तो बूंद ने पेड़ों की स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति के बारे में बताया कि इस पेड़ के बराबर ही जो है उसकी जड़ें भी हैं और उन जड़ों तथा रोए जमीन में फैली हुई हैं और इन्हीं में से एक रोए ने उसे भी बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया था और अपने में समाहित कर दिया था। बूंद वहां 3 दिन तक सांसत भोगती रही, यह बताते हुए ओस की बूंद जो है क्रोध और घृणा से कांपती उठी कि जो रोए थे उसने जो है एक रोए ने मुझे भी बलपूर्वक यानी कि जबरदस्ती ही मुझे जो है उस जमीन से क्या कर लिया था, खींच लिया था और 3 दिन तक जो हूँ मैं वहां पर बड़ी मुश्किल से यहाँ से बाहर निकल आई हूँ। इसलिए जो है वो घृणा और क्रोध से वो कांप उठी। ठीक है। ये प्रश्न है, इनको आप जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे प्रश्न नंबर 3 है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा है? ऑप्शन में भी पढ़ चुके हैं आप। पानी की बूंद ने हाइड्रोजन जिसको हाइड्रोजन और ओजोजन जिसको ऑक्सीजन को अपना पुरखा इसलिए कहा क्योंकि दोनों की क्रिया के फलस्वरूप रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बूंद का जन्म हुआ है। इस क्रिया में दोनों को प्रत्यक्ष अस्तित्व खो दिया था। कौन दोनों ने? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है ना। इन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया था और आपको क्या मिला? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक अणु और हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर के ऑक्सीजन पानी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर इस क्रिया में जो है जो आपके पास क्या था, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था उसने अपना अस्तित्व खो दिया था। ठीक है ना। इसलिए जो है उसे पुरखा कहा। किसने? ओस की बूंद ने। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, थोड़ा लंबा है ये प्रश्न। हुआ। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर पानी का जन्म कैसे होता है, किस प्रकार से पानी उत्पन्न हुआ है, ये सब आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है ना।
तो पानी के जन्म और जीवन यात्रा की जो कहानी है, पानी का जन्म, इस पाठ के में जो है लेखक ने बताया है कि बहुत समय पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में जो है तेज लपटों के रूप में विद्यमान थी। एक अन्य विशाल ग्रह की आकर्षण शक्ति के कारण क्या हुआ, उनका कुछ अंश टूट गया, किसका, सूर्य का, और अलग हो गया और ठंडा हो गया। इसी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की क्रिया के फलस्वरूप पानी का जन्म हुआ था, किसमें, हमारी पृथ्वी में। ठीक है ना। इसके बाद देखिए जीवन यात्रा की कहानी, पानी वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में विद्यमान था और अन्य वाष्प दल के साथ मिलने से वाष्प भारी और ठंडी हुई और भारी होकर वर्षा के रूप में नीचे आई और बूंद पहाड़ की चोटियों पर, देखिए संक्षिप्त रूप में एक पाठ का यहाँ पर सारांश इसको कह सकते हैं। ठीक है ना। जब वो पानी बन गया था, ऊपर जाके बारिश बन गई थी, तो बारिश में वो बूंदे जो है चोटियों पर बर्फ के रूप में जम गई। सूर्य की किरणें जो हैं ऊष्मा ने उन्हें पिघलाया और फिर जो है कुछ हिमखंडों में टूटकर इस पानी के साथ सरिता में आया। सरिता से यह पानी जो है सागर में पहुंचाया गया और पानी सागर की तली तथा चट्टानों के बीच से होकर गहराई में चला गया और वहां भी पर वो ज्वालामुखी के विस्फोट के साथ ही वाष्प के रूप में आ गई थी। वर्षा जो है, पानी वर्षा के रूप में नदियों में आया और नल में जाकर एक टूटे भाग से जमीन में टपक गया। पानी पृथ्वी द्वारा फिर से सोख लिया गया और पेड़ की जड़ों ने इसे अवशोषित कर दिया और पत्तों के माध्यम से जो है कहाँ पर आया वो, अब जो है वो पत्तियों के माध्यम से वाष्प रूप में वायुमंडल में छोड़ दिया। ठीक है ना। तो ये यात्रा है किसकी, पानी की। ठीक है। तो इस पाठ में आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि जो पानी की जो आपने पूरा इस पाठ में पढ़ा है, पानी पर एक प्रकार से यहाँ पर आप निबंध लिख सकते हैं कुछ शब्दों में। ठीक है ना। कि पानी की जो जीवन यात्रा है किस प्रकार से इस पाठ में लेखक ने दर्शाया है, किन किन गैसों से वो बना है और कहाँ कहाँ जाकर वो पानी जो है आता है और जाता है, कैसे वो बर्फ बनता है, कैसे बारिश बनती है, फिर कैसे वो वाष्प बन जाती है। ये सारी जीवन यात्रा यहाँ पर पानी के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से में को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो जब आप पूरी कहानी को पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि शुरुआती दौर में ओस की बूंद लेखक को बताती है कि मैं यहाँ पर रक्षा के लिए आई हूँ और सूर्य के उगने तक की यहाँ पर प्रतीक्षा कर रही हूँ, तब तक तुम मेरी जान बचाओ। तो यहाँ पर जब आपने पूरे चैप्टर को पढ़ा तो कहानी का आरंभ और अंत पढ़कर हमें क्या ज्ञात हुआ है कि ओस की जो बूंद है लेखक को आप बीती सुनाते हुए सूर्य के निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी और सूर्य की ऊष्मा पाकर उसमें उड़ने की ताकत आ जाएगी और वह उड़ सकेगी, यानी कि उस पानी की बूंद का, उस ओस की बूंद का वाष्पीकरण हो पाएगा। ठीक है। तो जल्दी से इसे भी लिख लीजिए। तो देखिए पाठ से आगे कुछ प्रश्न यहाँ पर पाठ से आगे है। जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन सी बातें विस्तार से बताई हैं। तो आपने साइंस में, विज्ञान में जल चक्र के बारे में पढ़ा है, तो उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, उसके बारे में आपको पढ़ना है और फिर आपने ये जो आपके पास निबंध है इसको पढ़ना है, पानी की कहानी से उसकी तुलना करनी है कि लेखक ने किन किन विषयों पर, पानी की जो जीवन चक्र है उसमें किन किन विषयों पर यहाँ पर प्रकाश डाला है इस पाठ में। तो पानी हमारे आसपास नदियों में, समुद्र, झील, कुआं, तालाब आदि में विद्यमान है और यह पानी सूर्य की ऊष्मा से वाष्पीकृत होकर भाप बन जाती है, सभी जानते हैं। और यही भाप जो है ठंडी होकर वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। यह चक्र जो है निरंतर चलता ही रहता है और इन्हीं बातों पर यहाँ पर लेखक ने फोकस किया था।
इसके अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनाने की प्रक्रिया, पानी का पहाड़ों पर बर्फ रूप में जमा होना, हिमखंड का टूटना और उष्मा पाकर पिघलकर पानी बनना। इन पॉइंटों पर यहाँ पर लेखक ने क्या किया है, प्रकाश डाला है, इस पर फोकस किया है। पानी की बूंद का सागर की गहराई में जाना, फिर जो है वो पानी कहाँ जाता है, सागर की बूंद की गहराई में चला जाता है और विभिन्न समुद्र जीवों को देखना, वहां जाकर भी वो पानी क्या देखता है, अनेक प्रकार के वहां पर समुद्री जीव जंतु होते हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट के रूप में बाहर आ जाना और अंत में वो जो है धरती के अंदर जाकर के वो पानी की जो बूंद है, ओस की जो बूंद है, वो ज्वालामुखी के विस्फोट के अंदर जो है वो बाहर आ जाता है। तो ये सभी पॉइंटों पर यहाँ पर लेखक ने यहाँ पर प्रकाश डाला है कि पानी का जो जीवन चक्र है वो इस प्रकार से यहाँ पर हमें बड़ी ही सुंदरता से इस पाठ के माध्यम से, कहानी के माध्यम से यहाँ पर बताया है। और पानी का यहाँ पर मानवीकृत किया गया है कि जैसे एक मनुष्य जो है बात कर रहा हो। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर देखिए एक दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर आप खुद से करेंगे। प्रश्न क्या है कि पानी की कहानी पाठ में, पानी की कहानी पाठ में ओस की जो बूंद है अपनी कहानी स्वयं सुना रही है और लेखक केवल श्रोता या है, इस श्रोता है। ठीक है ना, ये एक साथ हो गए हैं, है अलग है और इसमें आप इसको ठीक कर लेंगे। है इस आत्मकथात्मक शैली में आप भी किसी वस्तु का चुनाव करके कहानी लिखे। तो जिस प्रकार से लेखक ने यहाँ पर ये कहानी लिखी है कि पानी जो है अपनी कहानी को खुद सुना रही है, और जब हम अपनी कहानी को खुद सुनाते हैं तो वो आपकी आत्मकथा होती है। ठीक है ना, आप अपनी कहानी खुद लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। तो आप भी ऐसी ही कोई वस्तु चुनिए जिसके बारे में आप लिखिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ लिखा है लेकिन इसको आप स्वयं करेंगे, क्योंकि इसमें आपने जिस प्रकार से लेखक ने पानी के बारे में बताया है, आप भी अपने इर्द गिर्द जो भी आपको चीजें दिख रही हैं उनका मानवीकृत करके उस प्रकार से, जैसे यहाँ पर लोहे की कुर्सी की कहानी में सर्दियों के दिनों में जो है लिखा गया है, तो इसको छोड़ करके आप खुद से कीजिएगा। ये प्रश्न आप खुद से करेंगे। इसके बाद प्रश्न है, समुद्र के तट पर बसे नगर में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती। ठीक है ना, तो समुद्र तट के आसपास के इलाकों को पानी अपने आसपास का तापमान न अधिक बढ़ने देता है और न ही अधिक घटने देता है। यहाँ का तापमान समशीतोष्ण अर्थात सुहावना बना रहता है। यही कारण है कि समुद्र तट पर बसे नगरों में न अधिक सर्दी और न ही अधिक गर्मी होती है। ठीक है, ये है इस पूरे पाठ का प्रश्न उत्तर। एक प्रश्न और है यहाँ पर कि पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं और क्या इस क्रिया को जानने के लिए कोई आसान प्रयोग है, जानकारी प्राप्त करना है आपने। ठीक है ना, तो देखिए आप साइंस में इसको पढ़ते हैं कि पेड़ के तने में जाइलम और फ्लोयम नामक जो है विशेष कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इन विशेष कोशिकाओं को समूह का जो समूह होता है जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित पानी पत्तियों तक पहुंचाता है और इस तरह जो है पेड़ से में जो है फुहारा न होने पर भी पानी पत्तों तक पहुंच जाता है। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में कोशिका क्रिया कहते हैं। ठीक है, यह क्रिया जो है उसी तरह होती है जैसे दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। आपने देखा होगा दीपक की बत्ती में जो है तेल ऊपर चढ़ता है। प्रयोग, इस क्रिया को समझने के लिए एक आसान सा प्रयोग करते हैं। एक ऐसा पौधा लेंगे जिसमें सफेद रंग के पुष्प खिले हों। इस पौधे की जड़ों को उस बीकर में रख देते हैं जिसमें पानी भरा है और इस पानी में नीली स्याही की कुछ बूंदें मिलाकर रंगीन बना देते हैं। कुछ समय के उपरांत हम देखते हैं कि जो सफेद पुष्प की पंखुड़ियां हैं पर नीली धारियां दिखाई देने लगती हैं। यह धारियां बीकर के रंगीन पानी के कारण ही जिन्हें जड़ों ने अवशोषित कर
तने के माध्यम से पत्तियों तथा पुष्पों तक पहुंचाया। छात्र इस प्रयोग को करके तथा विज्ञान शिक्षक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी इस प्रयोग को करेंगे, इसको पढ़ेंगे और एक बार इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो अब जो है ये आपका पानी की कहानी जो है वो चैप्टर आपका खत्म हो गया है। इसके सभी अभ्यास प्रश्नों को आप घर में जाकर रिवाइज करेंगे और उनके उत्तर खुद स्वयं लिखने की आप कोशिश करेंगे। पाठ को हमेशा पढ़िए और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड